हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 16 मई और हम लोग क्या करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करते हैं, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री ने धार्मिक आधार पर देश को बांटने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस का मुसलमानों को 15% बजट देने का इरादा है। ठीक है, इस आर्टिकल से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? मुसलमान, याद रखिएगा। आपको बताते चले, देश में जो है ना, 6 लोगों को, 6 कम्युनिटी को, 6 समुदाय को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 6 लोगों को। कौन कौन है? पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम। ठीक है, ये 6 कम्युनिटी को जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में कि किस कम्युनिटी को दिया गया, किस कम्युनिटी को नहीं दिया गया। और सबसे अंतिम में जो दिया गया है जैन को दिया गया है 2014 में। कब? 2014 में, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अल्पसंख्यक को जो अधिकार दिए गए हैं, मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो अपने रुचि का, अपने मन मुताबिक जो है भाषा के लिए जो है संस्थान का क्या करेगा? संचालन करेगा, संस्था स्थापित कर सकता है शिक्षा के लिए। पहला ये अपनी भाषा को जो है प्रिजर्व करने के लिए वो प्रयास करेगा। ठीक है, ये दो जो है राइट मिल जाता है माइनॉरिटी को। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 याद रखिएगा, हमारी संविधान का ये माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है। आगे चले हम लोग, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, CAA। आगे भी बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1995 वाला था, 1955 वाला था। ठीक है, तो उसमें संशोधन किया गया 2019 में। क्या किया गया है कि जो भी गैर मुस्लिम जो प्रवासी है ना, गैर मुस्लिम कहने का मतलब जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये तमाम जो लोग हैं ना, 6 कम्युनिटी हैं, उनको जो है यहाँ पे नागरिकता देने का काम भारत सरकार करेगी। ठीक है, जो भी विदेशों में, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 कंट्री याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रताड़ित हो रहे हैं, ठीक है, जो गैर मुस्लिम, उनको जो है भारत नागरिकता देने का काम करेगा। आगे डील करते हैं हम लोग, चलिए। याद रखिएगा, जो गृह सचिव है ना, होम सेक्रेटरी, कौन है? अजय कुमार भल्ला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर देखिए बात क्या गया है, कांग्रेस अध्यक्ष जो है, ये कांग्रेस अध्यक्ष है, इंडिया गठबंधन गरीबों को 10 किलो मुफ्त अनाज देगा। ठीक है, यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अभी जो है चुनाव में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां जो मुफ्त में बांटने की जो कोशिश कर रही है, जिसको रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, ठीक है, फ्री में सबको दे देना। तो ऐसा इतना रिसोर्स नहीं है हमारे पास, इतना संसाधन नहीं है। अगर आप फ्री में बांटना चाह रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप जो रेवेन्यू कहाँ से लेके आएंगे, आपके पास फाइनेंस जो है धन कहाँ से आएगा, इसका कारण भी बताना होगा आपको। ये सब मेंस का मुद्दा है। ठीक है, हम लोग डील करेंगे उस पर। यहाँ पे कांग्रेस को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कई दफा बताया था, कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है, कब बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सेक्रेटरी कौन रहे थे, किसने कहा था कि जो है कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने बोला था आजादी के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। खाद्य सुरक्षा कानून को भी आप याद रखेंगे, ये हो गया फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है 2013। इसमें से लगभग पूरे भारत का 67% जो पॉपुलेशन है ना, वो कवर होता है। 25% जो ग्रामीण पॉपुलेशन और 50% जो है सरकारी जो है शहरी जो पॉपुलेशन है, गरीब पॉपुलेशन, वो कवर होती है। तो याद रखिएगा, फूड सिक्योरिटी जो है यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मेंस में भी पूछा गया है, प्रीलिम में भी पूछा गया है। आगे बात करें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिला एक डाटा, याद रखिएगा, अभी जो भी मेंस वगैरह एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें इकोनॉमिक्स में आपको बेरोजगारी दर का जो डाटा है, गरीबी का जो डाटा है, इस डाटा को इंपॉर्टेंट रखिएगा, कोटेशन काम करने का काम आता है। एक साल में 10 की 10 बेरोजगारी दर, देखिए अभी जो बेरोजगारी दर है ना, 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में जो बेरोजगारी दर है ना, 6.7% है। आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, अगर आप नोट करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वहाँ पे ये याद रखिएगा कि अभी जो 15 साल उससे ऊपर में जो भी उम्र के लोग हैं, उनमें जो 6.7 का जो है आबादी जो है बेरोजगारी दर देखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये आंकड़ा जो है NSSO के द्वारा दिया गया है। थोड़ा सा गोल्ड के बारे में देख लीजिए। देखिए, गोल्ड से क्वेश्चन पूछता है, सोना से, कि आपने जो है फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारा 640 जो है अरब डॉलर का है हमारे पास, अमेरिकी डॉलर का। और हम लोग जो है ना 10 महीने तक का जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है देश में, ठीक है, और हमें तो 10 जो है महीने का हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इतना हमारे पास कैपेसिटी हो चुका है। सोना को लेकर पूछता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उसमें 4 चीज़ इंक्लूड होता है। एक तो आपका गोल्ड भी शामिल होता है, फॉरेन करेंसीज में शामिल होता है, तो हो गया IMF के पास जो रिजर्व रखा गया भारत का, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एक और क्या होता है, सिक्योरिटी। ठीक है, जो इंडियन सिक्योरिटी है, सारी इसमें इंडियन करेंसी है, सारे इंक्लूड होते हैं।
फॉरेन रिजर्व में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में पिछला बार और कई दफा सभी एग्जाम में पूछे गए। फिर आइए यहाँ पे शराब घोटाले में जो सिसोदिया है, ठीक है, आप पार्टी के नेता है, ये लीडर है, न्यायिक हिरासत में। जुडिशियल कस्टडी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क होता है। जुडिशियल कस्टडी में किसी व्यक्ति या आरोपी को रखा जाता है तो उसको पूछताछ करने के लिए जो है ना, पुलिस को जो है कोर्ट से परमिशन लेना होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर किसी को रखा जाता है तो वहां पर कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, पुलिस जो है अपने मन मुताबिक से इंक्वायरी करेगी। यहाँ तक हो गया। फिर आ जाइए, देखिए यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप वैश्वीकरण का प्रभाव देख रहे हो ना, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताइए हमारी भारतीय सामाजिक स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक पे, ठीक है, और साइंस के क्षेत्र में। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है ना, उसी का एक है जो है ये लिव इन रिलेशनशिप। देखिए लिव इन रिलेशनशिप जो है ना, ये भारतीय कॉन्सेप्ट का नहीं है, इसको जो है बाहर से इम्पोर्ट किया गया है, इम्पोर्ट किया गया। मेंस में ऐसे ही पूछेगा आपसे, जो लिव इन रिलेशन को आप किस नज़र से देखते हैं, आप क्या समझते हैं इससे, और इसे भारतीय जो सामाजिक स्ट्रक्चर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो लिव इन रिलेशन जो है भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे जो है इम्पोर्ट किया गया बाहर से ही, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री से इम्पोर्ट किया गया। तो इसके इम्पैक्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे महिला जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, महिलाओं का हत्या हो जा रहा है लिव इन रिलेशन में। लिव रिलेशन क्या है, बिना शादीशुदा जो है, शादी किए हुए जो है कपल जो है साथ में रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आप वैश्वीकरण भी आप दिखाओगे, वैश्वीकरण जो होता है ना, ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे भारतीय सामाजिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जो वेस्टर्न कल्चर आप देख रहे हो, पूरा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है, अंधाधुंध जो इसको फॉलो किया जा रहा है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही देर है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर याद रखिएगा, अवमानना। यहाँ ना अगर आप कोर्ट का आदेश को आप नहीं मानते हो तो आप पे अवमानना का जो है यहाँ पे केस दर्ज किया जाएगा। तो आपको बता दें, अवमानना को लेकर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि अवमानना को लेकर ये जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकार का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे संसद को भी पावर दिया गया। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर आइए क्रिप्टो करेंसी को लेकर। देखिए क्रिप्टो करेंसी में ना 3-4 नाम याद रखिएगा। इरेथियम, इरेथियम बोल के, इरेथियम क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है। फिर बोलेगा रिपल, रिपल क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। फिर लाइरो, लाइटो करेंसी, लाइटो क्या है, ये भी आपका क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज जो है ना सिस्टम पे काम करता है क्रिप्टो करेंसी, और ये एक वर्चुअल करेंसी है, याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आइए एडिटोरियल पेज में, कन्फ्यूशियस जो है ना, ये एक महान व्यक्ति रह चुके हैं कन्फ्यूशियस। इन्होंने कहा कि क्रोध करने का मतलब क्या है, कि जो दूसरे लोग गलती करते हैं ना, उसका सजा स्वयं को देना। अगर आप क्रोध कर रहे हो ना, तो गलती दूसरा कोई कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को सजा दे रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब भी क्रोध आए ना, तो उसके परिणाम के बारे में सोचिए कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम मिलेंगे, ये हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे इसके क्या परिणाम या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करना चाहिए। कन्फ्यूशियस, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं युवाओं में जो आत्महत्या, जो आत्मघाती जो प्रवृत्ति बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं। अभी आप देख रहे हो एग्जाम वगैरह अब का प्रेशर हो रहा है, फिर नंबर कम आ जाना, लोग क्या क्या सुसाइड कर ले रहे हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है भारत में युवाओं की जो बढ़ती जो आत्महत्या है ना, जो युवाओं में जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हो। देखिए एक रिपोर्ट आया है 2022 में, ठीक है, कि 1.7 लाख जो लोग हैं ना सुसाइड कर रहे हैं, और ये जो मृत्यु जो है ना भारत में हुआ है, और पूरी दुनिया में भारत जो टॉप पे आ रहा है। टॉप में आ रहा है मतलब जो सबसे ज़्यादा सुसाइड जो कमेंट कर रहे हैं ना, उसका जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो भारत में। ये हो गया आंकड़ा। आप भूमिका से जो है स्टार्ट कीजिएगा इंट्रोडक्शन में, मीन्स आंसर राइटिंग में। फिर बताइएगा इसके पीछे कारण क्या है, आप इसको पीछे क्या कारण मानते हैं। देखिए तो मानसिक स्वास्थ्य जो है ना समस्याएं, जो मानसिक जो स्वास्थ्य समस्या है वो ठीक नहीं होता है। शैक्षणिक दबाव, आपको पता है ना, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे इतने नंबर लाना है, शैक्षणिक दबाव हो गया। सामाजिक आर्थिक समस्याएं आप देख सकते हो, ठीक है, प्रेम संबंध भी आप इसमें देख सकते हो, घरेलू हिंसा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे अभिभावक का जो शिक्षक होते हैं उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कि आपको इसी कॉलेज में पढ़ना है, आपको मेरा नाम रोशन करना है, इस तरह का जो डर सताने लगता है। सफलता को लेकर जो यहाँ पर प्रेशर आता है, विफलताओं को लेकर यहाँ पर जो है डर आता है। तो फिर गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, इन तमाम चीज़ों के कारण जो है ना युवाओं में जो प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है कि आप आत्महत्या कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर साइबर बुलिंग, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सामाजिक मूल्यों में गिरावट, ये तमाम कारण भी है कहीं ना कहीं सुसाइड को जो है बढ़ाता है। ये हो गया। क्या प्रयास करना चाहिए, मैं इनसे पूछता है कि आप इन चुनौतियों से निपटने का क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो सामाजिक स्थिति और घरेलू हिंसा जो है, यहाँ पे आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव, ये तो महिलाओं में कारण है। महिलाओं को में जो आप सुसाइड करते हैं उसके पीछे ये कारण है।
तो हमें सामाजिक जो है जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता करना होगा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँच बढ़ाना होगा, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार करना होगा, सामाजिक आर्थिक सहायता देना होगा, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर को जारी करना होगा, स्वयं सहायता जो समूह है उसका हेल्प लेना होगा, एनजीओ, ठीक है, गवर्नमेंट, इन तमाम समुदायों को मिलकर काम करना होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें, आप उस व्यक्ति के साथ रहिए जो कि आपसे पॉजिटिव बात करे, आपसे खुल के बात करे, नेगेटिव सोच के बारे में आपसे बात ना करे। तो इस सब को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर आ रही इन्फ्लेशन। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का डाटा के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है ना, जो खुदरा महंगाई जो दर है ना 7.74% के आसपास पहुंच गया है, और थोक महंगाई जो दर है ना, ये आपका 1.6% जो है पहुंच चुका है। ये आंकड़ा कौन रिलीज किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, तो हमें जो देखने को मिल रहा है ये वाला, दक्षिण एशिया बोलेगा। ये सब मेंस में क्वेश्चन पूछता है इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में कि बताइए दक्षिण एशिया में क्या समस्या है। तो आपको बता दें, दक्षिण एशिया में जो समस्या है विस्थापन का समस्या है, ठीक है, विस्थापन से जुड़ा हुआ समस्या है, और भी समस्या है, लेकिन अगर यहाँ पे जो दिखा गया है कारण हम आपको बता दें विस्थापन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे बड़ा इशू है। जितना भी 100% जो है ना दक्षिण एशिया में हुआ, ग्लोबल एशिया में हुआ, उसका 97% अकेले मणिपुर में हुआ। अब मणिपुर के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पे मणिपुर क्राइसिस हुआ था मतई और कुकी के बारे में, क्योंकि मतई को जो एसटी का दर्जा देने के लिए जो वहाँ का हाईकोर्ट था, केंद्र सरकार को सिफारिश किया था कि आप इस पर विचार करें। तो यहाँ पर कुकी समुदाय और अन्य समुदायों के बीच में यहाँ पर रोष आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जातीय संघर्ष देखने को मिला। उसके कारण क्या हुआ, ये भी हो गया। साथ में और क्या इंपॉर्टेंट है, 97% जो मणिपुर में ही यहाँ पे विस्थापन हुआ। तो इस आंकड़ा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको कोटेशन का काम करेगा यहाँ पे। फिर सीए को लेकर हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम प्रवासी उनको नागरिकता देने का काम करके कट ऑफ डेट निकाला गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आ जाएगा यहाँ से सबको नागरिकता मिलेगा, नहीं। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आ चुके हैं या यहाँ तक आ चुके हैं उनको मिलेगा। तो उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आ गए हैं तो आपको मिल के नागरिकता, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको मेंटेन करना होता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आप याद रखेंगे, या 3 कंट्रियों से अगर आने वाले जो भी गैर मुस्लिम समुदाय है उनको नागरिकता देने का काम करेगा। अभी हाल ही में 14 लोगों को मिला है नागरिकता। नागरिकता मिल जाएगा तो आपको पता है ना, उनको जो जितनी भी गवर्नमेंट सरकार की जो योजना है, मान लीजिए नागरिकता मिल गया उनको, सबसे पहले तो सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको प्राउड फील तो होगा ही, साथ में आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं उसको उसका लाभ मिलेगा वो आपको। आप गवर्नमेंट में वैकेंसी देख रहे हैं, जॉब का प्रोफाइल देख रहे हैं, आईएएस आईपीएस जो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कितना सुविधा से आप वंचित थे पहले, आप अगर भारत के नागरिक नहीं थे तो। जैसे भारत नागरिक जुड़े तो बस आपके पास जो अवसर ही खुल गया, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे मुख्य और क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखने को मिलता है, देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखिएगा। ये जो है ना हमारे जो भारत में जो वर्षा होता है, बारिश होता है, वो 80% इसी मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और आपको बता दिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे केरल जो लाई करता है। सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो वर्षा करता है ना, वो केरल में ही करता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ना, वो तमिलनाडु में बारिश नहीं करता है। जब ये वर्षा जो लौटता है ना हिमालय से टकराकर, तब ये बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर को लेते हुए फिर तमिलनाडु में वर्षा करवाता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु एक्सेप्शन है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, तो आप लोग जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए। ये सब चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा। निर्यात को लेकर देखिए, अभी जो मेंस वगैरह में जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक होते हैं ना, तो यहाँ पे निर्यात को लेकर याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, हम लोग जो है ना एक्सपोर्ट क्या चीज़ करते हैं, एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट में हम लोग करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होता है वो करते हैं हम लोग, रसायन करते हैं, केमिकल का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। 2 चीज़ हो गया। तीसरा देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन वगैरह हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। और मसाला भी करते हैं। मसाला तो न्यूज़ में भी आ ही गया, आगे बात करेंगे हम लोग मसाला को लेकर, एमडीएच मसाला को लेकर न्यूज़ में आया हुआ है, ये हो गया। और इंपोर्ट फिर क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग। देखिए, कच्चा तेल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फिर कीमती जो धातु है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ याद रखिएगा। ये सब है ना क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो व्यापार है ना किस दिशा में और किस दशा में होते हुए आगे बढ़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह के आंकड़े देने होंगे। आपको बता दें, निर्यात जो है ना अभी अप्रैल महीना में अगर बात करें तो लगभग 35 जो है ना अरब डॉलर का हम लोग जो है निर्यात किए हैं सिर्फ अप्रैल महीना में, और इंपोर्ट किए 54 अरब डॉलर का। याद रखिए, ये आंकड़ा को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा आपको, ठीक है। और आगे बढ़े तो देखिए, हाँ, भारत में से निर्यात होने वाला मसालों में हानिकारक रसायन पाया जा रहा था। पूछेगा ETO क्या है, तो एथिलीन ऑक्साइड याद रखिएगा। ये जो है ना कैंसर एजेंट है,
कैंसर होने का संभावना इसमें बढ़ा जाता है। एथिलीन ऑक्साइड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी कारण से जो है ना एमडीएच मसाले वगैरह हो गए, वो जो है सिंगापुर और हांगकांग वाले जो है वो लोग लेने से मना कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो समय कितना हो रहा है, 15 मिनट लगभग हो चुका है, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आ जाइए यहाँ पे देश दुनिया में। अभी देखिए गाजा में जो है ना एक कर्नल थे, हमारे जो भारतीय सेना के कर्नल थे, जो कि यूएनओ से जुड़ गए थे, जो पीस जो होता है ना पीस फोर्स, उनसे जुड़े हुए थे, तो कर्नल थे, ठीक है। उनका नाम याद रखिएगा, वैभव अनिल काले। वैभव अनिल काले, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो है हमला से, जो इजराइल जो हमला कर रहा है ना, उससे इनका मृत्यु हो गया, तो जिससे पूरा यूएनओ और वहाँ के यूएनओ के जो तमाम लोग जो कंट्री के मेंबर हैं, सब जो यहाँ पे दुख जाहिर किए हैं। भारत भी इससे जो है दुख जाहिर किया है कि ये बहुत ही जो है हमारे लिए दुखद घटना है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा जाएगा। दूसरा याद रखिए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गोली लग गया है। किसी प्रधानमंत्री को गोली लगना, आप समझ रहे हो ना, कितना उनको प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है, कितना सिक्योरिटी टाइट रहता है, फिर भी गोली लग गया है। याद रखिए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नाम क्या है, रॉबर्ट फिको। वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। फिर आ जाइए, देखिए अमेरिका यूक्रेन। अमेरिका क्या कर रहा है, एक तरफ यूक्रेन को तो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हथियार वगैरह, कि आप जो है ना रशिया के साथ खूब लड़ो, और इसराइल वाला को नहीं दे रहा, आप बोल रहा है कि आप हमला क्यों कर रहे हैं रफा शहर पे, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है ना, वो अपना हित देखता है, क्योंकि अगर लड़ाई वगैरह नहीं ना होगा, अगर शांति स्थापित दुनिया में हो गया ना, तो ये अमेरिका फिर अपना हथियार बेच नहीं पाएगा, और इसका जो इकोनॉमिक जो चलता है ना, वो हथियार बेच बेच के ही चलता है, याद रखिएगा। वो नहीं चाहता है कि सब जगह शांति मिले। अगर शांति अगर मिल जाएगा ना, तो इसका जो है मार्केट खत्म हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका अपना हित देखता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत को भी अपना हित देखना ही होगा, अब भारत अपना हित देखेगा ही देखेगा। इसलिए अमेरिका अगर दिखाता है ज़्यादा दोस्ती, तो आप उस पर अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में अगर कोई दे रहा है ना, तो फ्री नहीं होता, बस कहने का फ्री होता है, लेकिन आपको लास्ट में कॉस्ट देना पड़ता है। ये सब जो है आपको डिप्लोमेट में कहा गया है कि अगर आप देखोगे विदेश नीति में, कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है आपके फ्रेंड नहीं होंगे, कोई भी परमानेंट आपके एनिमी नहीं होंगे। जो परमानेंट होता है वो इंटरेस्ट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, दो चीज़ हो गया। देखिए कोर्ट का 27 हफ्ते का भ्रूण हत्या, एक है एमटीपी जो एक्ट है ना, जो कि भ्रूण को यहाँ पे जो यहाँ पे खत्म करने की बात किया जाता है, समाप्त करने की बात किया जाता है। तो यहाँ पे एक 20 साल की जो है नाबालिग जो महिला है, वो जो 27 हफ्ते का जो उसके पेट में जो गर्भ पल रहा है, ठीक है, उसको जो है खत्म करने को लेकर यहाँ पे याचिका आया गया था। तो एमटीपी एक्ट में जो है एडवोकेट से पूछा गया कि आप, जज ने पूछा वकील से कि आप बताइए इस पे क्या विचार करते हैं, क्या 27 हफ्ते का जो भ्रूण है उसको हत्या कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो फिर वकील बोलते हैं, एडवोकेट जो बोलते हैं कि देखिए एमटीपी जो एक्ट है 1971, उसमें माँ को प्राथमिकता दिया गया, ठीक है, बच्चे को नहीं। तो आप जो यहाँ पे खत्म कर सकते हो, लेकिन कोर्ट ने बोला था कि हम इस तरह का जो है आदेश नहीं दे सकते हैं कि भ्रूण को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भ्रूण का भी एक फंडामेंटल राइट है। तो ये भी विवाद के मुद्दे चल रहा है, आगे देखते क्या होगा। फिर आ जाइए यहाँ पे और मुझे कुछ खास नज़र आ रहा है क्या, समय कितना हो गया, 18 मिनट हो गया। मुझे 15 मिनट के बीच में ही खत्म करना होता है। देखिए जंगल में लगी आग, देखिए अभी पूछेगा कि प्राकृतिक जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं। तो प्राकृतिक कारण में आप बताओगे ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, प्राकृतिक कारण में, और भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, जंगल में आग हो गई, ये सब प्राकृतिक कारण है, ये प्राकृतिक घटना है। नेचुरल घटना में क्या हो गया, जैविक युद्ध हो गया, फिर आपका लीकेज हो गया, ठीक है, रासायनिक में, केमिकल में जो है आपका लीकेज हो गया, फिर दुर्घटना हो गया, ट्रेन वगैरह जो है टकरा गया। तो ये सब क्या है, आपका मानव जनित आपदा है। तो आपदा को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो जंगल में आग लगाना उत्तराखंड में, यहाँ पे कोर्ट ने पूछा कि जब केंद्र सरकार से पूछा कि जब आपको राज्य मांग रहा था 10 करोड़ रुपया, तो आप उसको 3 करोड़ रुपए दिए हैं, ऐसा क्यों किया आप। दूसरा, जो वहाँ पे राज्य से पूछा गया है कि अगर जंगल में आग लगा हुआ है, तो आप उसको आग बुझाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। आप पूरे अधिकारी को, जो जितने फॉरेस्ट जो अधिकारी हैं फॉरेस्ट, उसको आप इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिए हैं, तो आग बुझाएगा कौन, बताइए, ये जिम्मेवारी किसकी है। तो कोर्ट ने यहाँ पे सवाल किया है, अभी देखते हैं जवाब क्या मिलेगा, कल तो देखने को मिलेगा, कल न्यूज़ में आएंगे, हम लोग ना कवर कर लेंगे। फिर देखिए इस आर्टिकल में जीएसटी के बारे में बात किया गया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया, और यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात किया। तीनों क्वेश्चन यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। जीएसटी जो है ना 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें आपको, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उसको अपॉइंट करने का जो पावर है वो संसद को दिया गया है। संसद जो डिसाइड करती है कौन जज बनेगा नहीं बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, ये नामों को सिफारिश करती है कि कौन जज बनने के काबिल है और नहीं है। सॉलिसिटर जनरल के बारे में याद रखिएगा, एक होता है अटॉर्नी जनरल, जिसका संविधान में जिक्र किया गया है, प्रावधान किया गया आर्टिकल 76, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं किया गया, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में फ्रेम किया गया। स्पोर्ट्स में आते हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है, ये हमारे श्री नीरज चोपड़ा जी, ये जो भाला फेंकने वाले प्लेयर है ये, ठीक है, इन्होंने फेडरेशन कप में जो है क्या जीता है,
सोना जीता है इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं हम लोग नए आर्टिकल के साथ। धन्यवाद।